हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉज ऑफ रेडिएशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन। ये हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक चल रहा था रेडिएशन, तो उसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं किरचॉफ लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन। तो इसकी डेफिनेशन जैसे कि आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख रही होगी, दिस लॉ स्टेट्स दैट whenever a body is in thermal equilibrium with its surrounding, its emissivity will be equals to its absorptivity। यानी कि एमिसिविटी जो है हमारी एप्सिलॉन वो एब्जॉर्प्टिविटी अल्फा के बराबर होगी। ये एमिसिविटी और आपकी जो एब्जॉर्प्टिविटी है इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी पहले लेक्चर में मैंने बता दी आपको, पहले और दूसरा लेक्चर देख लीजिएगा इससे पहले। ये हमारा रेडिएशन का तीसरा लेक्चर है। तो हम देख लेते हैं कैसे होता है, जो हमारी एमिसिविटी है वो एब्जॉर्प्टिविटी के इक्वल्स कैसे होती है। तो हम यहाँ पे देखिए एक बॉडी कंसीडर करते हैं, ये कोई भी हमारी एक नॉन ब्लैक बॉडी है, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है, सपोज ये नॉन ब्लैक बॉडी है, नॉन ब्लैक बॉडी। तो ये हमने कंसीडर किया एक बॉडी जो कि सराउंडेड है एक एनक्लोजर से, और इसके साथ ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये सब हमने माना है, ये बॉडी हमारी नॉन ब्लैक बॉडी है, एक एनक्लोजर से सराउंडिंग है और थर्मल इक्विलिब्रियम में इसके साथ। और इस एनक्लोजर में कोई भी हमारा एनवायरमेंट, कोई भी हमारा मटेरियल मीडियम प्रेजेंट नहीं है, कोई मटेरियल मीडियम नहीं है। क्लियर है? तो QI जो हमारा लिखा है यहाँ पर, रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो QI जो है, जो रेडिएशन एनर्जी हमारे इस बॉडी जो कि नॉन ब्लैक बॉडी है इसके सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है। QI है क्या, हमारी इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी जो कि इस बॉडी के सरफेस पे पड़ रही है, स्ट्राइक कर रही है। क्लियर है? ये हमने इस बॉडी का सरफेस एरिया मान लिया है। ये जो बॉडी है हमारी, इसका सरफेस एरिया A मीटर स्क्वायर है। क्लियर? इसके बाद हमने क्या लिखा है, अल्फा। इस बॉडी की एब्जॉर्प्टिविटी क्या है, वो अल्फा है। क्लियर? तो इस बॉडी ने कितनी रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, तो ये यहाँ से हम क्लियरली निकाल सकते हैं। जितनी इसके ऊपर एनर्जी आ रही थी और जितनी इसका सरफेस एरिया था, QI क्या थी हमारी, सरफेस रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। QI इंटू इसका एरिया, तो इतनी इसके ऊपर गिर रही होगी, और इसकी एब्जॉर्प्टिविटी से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारी रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय दिस बॉडी आ जाएगी। तो रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी QI इंटू A इंटू अल्फा। क्लियर है? तो ये बॉडी हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए हमारी जितनी भी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है उतनी ही एनर्जी एमिट भी करेगी। अगर ऐसा नहीं करेगी तो थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा। तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी इक्वल्स टू एनर्जी एमिटेड बाय दिस बॉडी। तो एनर्जी एमिट कितनी करेगी, ई हमने माना है एनर्जी एमिटेड बाय दिस बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो इसका एरिया कितना है, A, तो E इंटू A, इतनी ही एनर्जी एमिट कर रही होगी ये हमारी। तो ये हमारी होगी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय दिस नॉन ब्लैक बॉडी इक्वल्स टू एनर्जी एमिटेड बाय दिस नॉन ब्लैक बॉडी। इसको हमने एक इक्वेशन मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्लियर होगी। अभी हम बात क्या करते हैं, ये जो हमारी नॉन ब्लैक बॉडी है इसको रिप्लेस कर लेंगे ब्लैक बॉडी के साथ। तो ये वाली बॉडी है भाई हमारी नॉन ब्लैक बॉडी थी, इसको हमने रिप्लेस कर लिया ब्लैक बॉडी के साथ। तो इससे एनर्जी एमिटेड क्या है, इसको हम लिख सकते हैं फिर EV यानी कि एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। और जो इसकी एब्जॉर्प्टिविटी है उसको भी लिख सकते हैं अल्फा भी यानी कि एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ हमारी कौन सी, ब्लैक बॉडी। इसका जो सरफेस एरिया वो सेम रहेगा और जो इसका टेम्परेचर था वो भी सेम रहेगा। ये ब्लैक बॉडी भी हमारी जो इसका एनक्लोजर है उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। बाकी सारी चीजें सेम है, इसका एरिया सेम है, इसका टेम्परेचर सेम है। क्लियर है? तो ये हमने रिप्लेस कर दी है ब्लैक बॉडी के साथ। अभी हमारी एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक बॉडी इक्वल्स टू एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक बॉडी क्या हो जाएगी हमारी, QI इंटू A इंटू अल्फा बी यानी कि एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी इक्वल्स टू EB डॉट A, यानी कि एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया होती है, इंटू इसमें एरिया का मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है? अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो क्या मिलेगा हमें, QI डॉट A डॉट अल्फा डिवाइडेड बाय QI डॉट A डॉट अल्फा बी
इक्वल्स टू ई डॉट ए अपॉन ई बी डॉट ए। क्लियर? क्यू आई ए से क्यू आई ए कट गया, यहाँ पर ए से ए कट गया, बचा क्या हमारा यहाँ पर अल्फा अपॉन अल्फा बी इक्वल्स टू ई अपॉन ई बी। तो अल्फा बी क्या है? एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी। ये हम पहले भी बता चुके हैं, एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी क्या होती है हमारी? 1 होती है हमेशा। अल्फा बी क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है? तो 1 लिख देंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू को। तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका? केवल अल्फा बचेगा। और ई अपॉन ई बी, ये आपने पहले हमने बताया है जो हमारी इमिसिविटी की डेफिनेशन है, टोटल इमिसिविटी एप्सिलॉन। तो ई अपॉन ई बी क्या होता है हमारा? एप्सिलॉन होता है। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा? एमिसिविटी, यानी कि एब्जॉर्प्टिविटी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा? एमिसिविटी नॉन ब्लैक बॉडी के केस में। तो यही ला स्टेट करता है हमारा, यही ला बताता है whenever a body in thermal equilibrium with its surrounding, its emissivity equals to its absorptivity। क्लियर है? तो दैट्स ऑल। ये आपका किरचॉफ लॉ हो गया। अभी हम दूसरा लॉ पढ़ेंगे। अब सेकंड लॉ की बात करते हैं हम। सेकंड लॉ क्या है आपका? प्लांक्स लॉ ऑफ रेडिएशन। जैसा यहाँ के पेज की डेफिनेशन लिखी हुई है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, ये किसके बारे में बात कर रहा है? ब्लैक बॉडी, इज डिपेंड अपॉन द absolute temperature of the black body and also the wavelength of radiation energy emitted। wavelength को कहाँ से रिप्रेजेंट किया गया हमने? लैम्डा से। of radiation energy emitted मतलब जो उस ब्लैक बॉडी से रेडिएशन एनर्जी हमारी एमिट हो रही है वो किस वेवलेंथ पे एमिट हो रही है, इस पे भी डिपेंड करता है मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर, और उसका टेम्परेचर क्या है उस पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है ईबी लैम्डा, मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ईबी लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं इज ए फंक्शन ऑफ इट्स वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर जहां भी रखेंगे हमेशा किस में रखेंगे? केल्विन में रखेंगे। ठीक है? ईबी लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई C1 अपॉन लैम्डा की पावर 5 e की पावर C2 बाई लैम्डा t माइनस 1। यूनिट होगी वॉट पर मीटर स्क्वायर माइक्रोमीटर। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है, ये आया है बाई डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पर C1 और C2 क्या है? एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यूज भी यहाँ पर मैंने लिख दी है। ये ऊपर वाली टर्म जो 2 पाई C1 है इक्वल्स टू 2 पाई C स्क्वायर h, यानी कि C1 की वैल्यू क्या है? C स्क्वायर h इक्वल्स टू इसकी वैल्यू टोटल क्या आती है? 0.5 गुना 10 रेज़ टू द पावर माइनस 16 वाट पर मीटर स्क्वायर। और C2 क्या है आपका? C इंटू h अपॉन k इक्वल्स टू 1.4 गुना 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मीटर केल्विन। यहाँ पर C और h क्या है? C क्या है? C है आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट और h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। तो प्लांक्स लॉ ऑफ रेडिएशन की बात कर रहे थे, हमने प्लांक्स लॉ का एक्सप्रेशन देख लिया। उसी को हमने भाई एक्सपेरिमेंट एक ये ग्राफ प्लॉट किया है ईवी लैम्डा और लैम्डा में। ईवी लैम्डा क्या है आपका? मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। लैम्डा क्या है? इसकी वेवलेंथ है। तो यहाँ पे हमने 3 टेम्परेचर लिए डिफरेंट, T1 500 केल्विन, T2 1000 केल्विन और T3 2000 केल्विन। तो ये जो ग्राफ शो हो रहा है यहाँ से आपको दिख रहा होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर कम है लैम्डा m की वैल्यू उतनी ज्यादा है, यानी कि जो हमारी ईवी लैम्डा यानी कि वो मैक्सिमम मिल रही है हमें लैम्डा m पे। तो लैम्डा m की वैल्यू टेम्परेचर कम होगा तो ज्यादा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लैम्डा m की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पर टेम्परेचर आपका इसके रेस्पेक्ट में 4 टाइम हो गया है और लैम्डा m की वैल्यू और ज्यादा डिक्रीज हो गई है। तो यहाँ पर इस फिगर से हम देख सकते हैं द रेशियो बिटवीन, जो टॉप मोस्ट कर्व हमारा ये वाला है, ईबी की वैल्यू 2000 केल्विन पे, और बॉटम मोस्ट कर्व कौन सा है हमारा? ईबी की वैल्यू 500 केल्विन पे। तो इनका अगर हम रेशियो निकाले दोनों कर्व का, इस कर्व का और इस कर्व का, तो ईबी लैम्डा क्या है हमारा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर की पावर 4 के। तो टेम्परेचर क्या है यहाँ पर? T3 की पावर 4 इक्वल डिवाइडेड बाई T1 की पावर 4, यानी कि 2000 बटे 500 की पावर 4, 4 की पावर 4, यानी कि इन दोनों कर्व का रेशियो कितना होगा हमारा? 256। और फिगर से ये भी क्लियर है हमारा, जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है लैम्डा m की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, यानी कि लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या लैम्डा mt इक्वल्स टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कांस्टेंट। लैम्डा mt क्या है यहाँ पर हमारा? कांस्टेंट है, यानी कि लैम्डा m की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है हमारी, टेम्परेचर क्या है? 500। जितना इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा इतना ही T2000 और लैम्डा m2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वही सेम वैल्यू आएगी। ऐसे ही T3 2000 की वैल्यू
मल्टीप्लीकेशन जब लैम्डा m3 में करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, यानी कि ये कांस्टेंट है। यही प्लैंक्स लॉ से हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी निकलता है। ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का एक्सप्रेशन है। तो नंबर 3 वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, जैसे कि हमने अभी देखा है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमारा कहां से आया है? प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन से आया है। प्लैंक्स लॉ में हमने देखा था जैसे कि लैम्डा जो था हमारा क्या था? टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, जो हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक ग्राफ प्लॉट किया ईबी और लैम्डा में, तो वहां से हम देख सकते थे। इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। जैसे ही टेम्परेचर की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे थे तो उसी के प्रोपोर्शन में हमारा लैम्डा की वैल्यू डिस्प्लेस हो जा रही थी, लेसर साइड, कम हो जा रही थी। तो लैम्डा एम और टी क्या था? हमारा कांस्टेंट था, चाहे हम टेम्परेचर 500 पे देखें या 1000 पे देखें या हम 2000 पे देखें, तो लैम्डा की वैल्यू उसी प्रोपोर्शन में कम हो रही थी। तो हर बार ये वैल्यू हमें क्या है? कांस्टेंट मिल रही थी, और ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 2898 माइक्रोमीटर केल्विन। क्लियर है? तो यही आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो कि प्लैंक्स लॉ से ही आया है। इस लॉ का यूज करते हैं हम ऑप्टिकल पायरोमीटर में करते हैं। ऑप्टिकल पायरोमीटर का यूज होता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वहां पे टेम्परेचर मेजर करने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का यूज करते हैं। और ऑप्टिकल पायरोमीटर किस लॉ पे बेस्ड है? ये हमारे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे बेस्ड। क्लियर है? अब बात करते हैं हम नेक्स्ट लॉ, फोर्थ लॉ की। नंबर 4 है क्या हमारा? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन डेफिनेशन से क्लियर है, लिखा है दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। इसमें भी बात किसकी हो रही है? ब्लैक बॉडी की। तो आपके प्लैंक्स लॉ में भी ब्लैक बॉडी की बात हुई थी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में भी ब्लैक बॉडी की बात हो रही है, और आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो कि प्लैंक्स लॉ से आया था उसमें भी ब्लैक बॉडी की बात थी। केवल किरचॉफ लॉ एक ऐसा था जिसमें कि हमारी नॉन ब्लैक बॉडी की बात हो रही थी। क्लियर है? तो हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature, its absolute temperature of that black body, यानी कि EB is directly proportional। ये proportional का साइन है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये एब्सॉर्प्टिविटी नहीं है। यहाँ पर ये proportional का साइन है, is directly proportional to temperature की पावर 4। टेम्परेचर किस में लेना है? केल्विन में ही लेना है टेम्परेचर। तो EB इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया है सिग्मा, इसको हम बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4। सिग्मा क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 5.67 गुना 10⁻⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर इन केल्विन की पावर 4। क्लियर है? अभी हम ये बात हुई ब्लैक बॉडी के लिए। बात करें हम नॉन ब्लैक बॉडी के लिए। नॉन ब्लैक बॉडी जिसकी एमिसिविटी एप्सिलॉन है, तो उसकी टोटल हेमिस्फेरिकल पावर क्या हो जाएगी? E इक्वल्स टू एप्सिलॉन EB, यानी कि एमिसिविटी क्या होती है? एमिसिविटी होती थी आपकी टोटल हेमिस्फेरिकल पावर ऑफ नॉन ब्लैक बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। यहीं से आपका टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी हो जाएगा एप्सिलॉन इनटू, यानी कि एमिसिविटी इनटू टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इक्वल्स टू EB की पावर वैल्यू हमने यहाँ से रख देंगे इसमें, एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4। यूनिट क्या है आपकी? वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर हमें एरिया भी दिया हुआ हो, अगर हम बात करें एरिया, ए इज द टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ हमें, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगी हमारी टोटल रेडिएशन एनर्जी एमिटेड? E इंटू ए। ई की वैल्यू क्या थी? एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4 इंटू ए। अभी वैल्यू क्या में आ जाएगी हमारी? यहाँ पर आ जाएगी वाट में, क्योंकि अभी हमने इसमें एरिया का भी मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर एरिया का मल्टीप्लाई नहीं किया होता था, वॉट पर मीटर स्क्वायर में थी। क्लियर है? तो ये चारों लॉ हो गए आपके रेडिएशन के। उम्मीद है आपको चारों लॉ क्लियरली समझ आ गए होंगे। बहुत टफ तो है नहीं, इजी ही है। तो दैट्स ऑल। इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आगे के लेक्चर में हम अभी सेफ फैक्टर और फिर आगे का चीजें कंसिडर करेंगे। तो आपको किसी भी लॉ में कोई डाउट है, इन लॉ पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी है, वो आप अपनी बुक से देख सकते हैं। आपको कहीं कुछ डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।